उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। जैसे 1915 दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2015 में सीरिया से यूरोप भागकर, दिसंबर 2015 में सीरिया से यूरोप भागकर जो व्यक्ति यूरोप में शरण लेकर रह रहे थे, यूरोप भागकर वहां शरण लेकर रह रहे थे, वह शरणार्थी थे। वह शरणार्थी थे। इनकी संख्या 1.5 लाख के आसपास थी, 1.5 लाख के आसपास थी। इनकी संख्या कितनी थी? 1.5 लाख थी। ठीक है। अब बात आती है कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कैसे कैसे? पहला तरीका है पंजीकरण के द्वारा, दूसरा है देशीयकरण के माध्यम से। भारतीय नागरिकता को 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अगला टॉपिक है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बराबर 2। पहला कौन सा है? पहला तरीका है पंजीकरण के द्वारा। पहला तरीका है पंजीकरण के द्वारा। दूसरा तरीका है देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण के द्वारा। पहला तरीका पंजीकरण के द्वारा, दूसरा तरीका देशीयकरण के द्वारा। पहला तरीका देख लेते हैं। पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा क्या है? पंजीकरण के द्वारा है कि इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 की धारा 5 के तहत, 1955 की धारा 5 के तहत भारत सरकार के समक्ष एक आवेदन प्राप्त करना होगा, आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आर्टिकल इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 के तहत, 1955 की धारा 5 के तहत किसी भी नागरिक को अगर भारतीय नागरिकता पंजीकरण के द्वारा चाहिए तो उसे भारत सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 की धारा 1955 की धारा 5 के तहत भारत सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता चाहता है पंजीकरण के द्वारा तो उसे इंडियन एक्ट 1955 की धारा 5 के तहत भारत सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उस आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए उसे कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। जैसे कौन कौन सी शर्तें हैं?
उसकी शर्तें देख लेते हैं, कौन कौन सी उसकी शर्तें हैं। पहली शर्त, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को उसे पूरा करना होगा अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता चाहता है। तो पहली शर्त कौन सी है? ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह शर्त नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह किसी भारतीय व्यक्ति से हुआ हो, किसी भारतीय व्यक्ति किसी भारतीय व्यक्ति से हुआ हो। ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह किसी भारतीय व्यक्ति से हुआ हो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। वह व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे आवेदन से पहले पहले 7 साल भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा, तभी वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है भारत सरकार के समक्ष पंजीकरण के द्वारा। तभी वह व्यक्ति भारत सरकार के समक्ष आवेदन कर सकता है यदि उसका विवाह किसी भारतीय व्यक्ति से हुआ हो और वह लगातार आवेदन करने से पहले लगातार 7 साल तक भारत में रहा हो। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वह नागरिकता चाहता है। दूसरी शर्त, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय नागरिकता चाहता है, तो उसे आवेदन करने से पहले 7 साल भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा। अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारत सरकार के समक्ष पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता चाहता है तो उसे पहले आवेदन करने से पहले 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा। ठीक है। तीसरी शर्त क्या है? आजादी के बाद यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता चाहता है तो आजादी के बाद उसके माता पिता में से कोई एक भारत में रहा हो, भारत में रहा हो और बाद में भारत छोड़कर चले गए हों, भारत में रहा हो और बाद में भारत छोड़कर
चले गए हों, चले गए हों, तो वह व्यक्ति तो वह व्यक्ति भी तो वह व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। तो वह व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, आवेदन कर सकता है। लेकिन आवेदन से पहले एक साल भारत में रहना होगा। भारत में आवेदन से पहले एक साल भारत में क्या होगा? रहना होगा, तभी वह आवेदन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है पीआईओ। जिसके पास पीआईओ कार्ड है, पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड है, वह व्यक्ति भी भारत की नागरिकता चाहता है, तो उसे पहले भारत में एक साल रहना पड़ेगा, फिर आवेदन कर सकता है। चौथी शर्त, जिस व्यक्ति के पास पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड हैं और वह भारत की नागरिकता चाहता है, तो वह भी पंजीकरण के माध्यम से आवेदन कर सकता है। लेकिन क्या है, उसे पंजीकरण करने से पहले, आवेदन करने से पहले एक साल भारत में रहना होगा। ठीक है। चौथी शर्त, जिस व्यक्ति के पास पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड है और वह भारत की नागरिकता चाहता है, तो उसे आवेदन से पहले एक साल भारत में रहना होगा। ठीक है, तभी वह क्या कर सकता है? भारत में एक साल अगर वो रहता है, नागरिकता वो पंजीकरण करने से पहले अगर एक साल लगातार भारत में रहता है, तभी वह पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये 4 शर्तें थी पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की। अब बारी आती है देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना। ये तो थी पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना। अब अगला पॉइंट आता है देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना। देशीयकरण के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता चाहता है, तो उसे इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 की धारा 5 के तहत लॉन्ग टाइम यानी कि 10 ईयर तक भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारत सरकार अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता दे सकती है। ठीक है, ये अपनी इच्छा से देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता दे सकती है। ठीक है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं, अब देख लेते हैं। देशीयकरण, इंडियन सिटीजन एक्ट एक्ट 1955 की धारा 5 के तहत लॉन्ग टाइम तक
उसमें क्या था, देश पंजीकरण में था 5 साल, इसमें था लॉन्ग टाइम यानी कि 10 ईयर, 10 साल तक भारत में रहने वाले व्यक्ति को, भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारत सरकार अपनी इच्छा से, भारत सरकार अपनी इच्छा से देशीयकरण के माध्यम से, अपनी इच्छा से देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है, ठीक है। भारतीय नागरिकता प्रदान अपनी इच्छा से, देशीयकरण के माध्यम से अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? किसी व्यक्ति ने विश्व शांति, उसकी भी आपको देशीयकरण के माध्यम से भी भारत सरकार कब अपनी इच्छा से नागरिकता देगी भारत की, उसकी भी आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। अगर आप उन शर्तों को पूरी कर देते हैं तो आपको भारत की सरकार अपनी इच्छा से देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान कर देगी। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त, किसी व्यक्ति ने विश्व शांति, विश्व शांति कला विज्ञान, कला, दर्शन आदि महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार अपनी इच्छा से देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता, अपनी इच्छा से भारतीय माध्यम से नागरिकता प्रदान कर सकती है, भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है, ठीक है। एक शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि ऐसे व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी जिसके देश में देशीयकरण का विरोध न होता हो, ठीक है। दूसरी शर्त क्या पूरी करनी होगी? किसी भी देश के व्यक्ति को, उस देश के व्यक्ति को दूसरी शर्त ये पूरी करनी होगी कि उसके देश में देशीयकरण का विरोध न होता हो। जिस व्यक्ति के देश में देशीयकरण का विरोध न होता हो उस व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से
माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता मिल जाएगी किस व्यक्ति को मिलेगी? जिसके देश में, जिसके देश में देशीयकरण का विरोध ना होता हो। विरोध ना होता हो, ऐसे व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है जिसके देश में देशीयकरण का विरोध ना होता हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरी शर्त क्या है? ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी जो भारत की जो संवैधानिक भाषाओं में से, अनुसूची 8 की जो संवैधानिक भाषाएं हैं, भारत की जो अनुसूची 8 की जो संवैधानिक भाषा है, उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अनुसूची 8 की संवैधानिक भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता है तो भी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी देशीयकरण के माध्यम से। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूची 8 की संवैधानिक भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो तो ठीक है, उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में रहा हो तथा नागरिकता, भारत की सेवा में रहा हो तथा नागरिकता ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा में रहा हो या 10 साल भारत में रहा हो, 10 साल लगातार भारत में रहा हो या लगातार 10 साल भारत में रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कोई विदेशी नागरिक है, किसी विदेशी नागरिक को भी भारतीय से विवाह करने पर भारत की
भारत की नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये तो थे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। ठीक है, दो तरीके से भारतीय नागरिकता मिल सकती है, एक पंजीकरण के द्वारा और दूसरा देशीयकरण के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं भारतीय नागरिकता समाप्त करने के तरीके। भारतीय नागरिकता समाप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं? भारतीय नागरिकता 7 तरीकों से समाप्त हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कब हो जाएगी? किसी भी भारतीय नागरिकता समाप्त होने के भारतीय नागरिकता समाप्त होने के तरीके बराबर 9 तरीके से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पहला तरीका क्या है? किसी भी विदेशी से विवाह करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। ठीक है, पहला पॉइंट है किसी भी विदेशी नागरिक से विवाह करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। दूसरा पॉइंट है गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर पकड़े जाने पर समाप्त। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है और वह पकड़ा जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है युद्ध के समय दुश्मन देश की सहायता करने पर दुश्मन देश की सहायता करने पर समाप्त। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के समय दुश्मन देश की सहायता करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट है संविधान की इज्जत न करने पर। चौथा पॉइंट है संविधान की इज्जत न करने पर नागरिकता समाप्त। अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान की इज्जत नहीं करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पांचवा, स्वयं त्यागने पर। स्वयं त्यागने पर नागरिकता समाप्त।
अगर कोई व्यक्ति अपने आप भारतीय नागरिकता त्याग रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, यदि कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति चुपके से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति चुपके से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो पकड़े जाने पर भारतीय नागरिकता समाप्त, भारतीय नागरिकता समाप्त। अगर कोई व्यक्ति चुपके से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है 7वां पॉइंट, यदि किसी भारतीय भूभाग को कोई दूसरा देश जीत लेता है तो वहां के नागरिकों की भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, स्वयं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई दूसरा देश भारतीय भूभाग को जीत लेता है तो वहां रहने वाले लोगों की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 8वां पॉइंट, क्या है वह देख लेते हैं। आठवां पॉइंट है 7 साल तक बिना सरकार को बताए बाहर रहता है तो भारत की नागरिकता समाप्त, भारत की नागरिकता समाप्त। अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक बिना भारत सरकार को बताए बाहर रह रहा है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला 9वां पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता लेता है, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता लेता है, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता लेता है
और नागरिकता लेने के बाद और नागरिकता के बाद लगातार 2 साल की सजा हो जाती है, हो जाने पर नागरिकता समाप्त। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता लेता है और उसे नागरिकता लेने के तुरंत बाद 2 साल की लगातार सजा हो जाती है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि भारतीय नागरिकता किन किन लोगों को मिल जाएगी। अनुच्छेद, अब देख लेते हैं अनुच्छेद के हिसाब से। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, नागरिकता प्राप्त करना, अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। यह अधिवास क्या होता है? अधिवास क्या होता है? अधिवास होता है ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत में निवास कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है, निवास कर रहा हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। उसे नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसे भी कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। पहली क्या है? उसका जन्म भारत में हुआ हो। उसे निम्न में से कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। पहला क्या है? उसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, भारत में, ठीक है। दूसरा क्या है? 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा तरीका क्या है? उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। अगर वह उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अगर किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
पाकिस्तान प्रव्रजन करने वालों को नागरिकता मिल जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वालों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो व्यक्ति, अनुच्छेद 7 में कहा गया कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत में रह रहा हो, भारत में रहा हो, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत में रहा हो, और उसके बाद वह भारत से चला गया हो, वह उसके बाद वह भारत से चला गया हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा। ठीक है। वो भारत से चला गया हो तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। और दोबारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर और वह व्यक्ति दोबारा भारत की नागरिकता चाहता है, दोबारा भारत की नागरिकता चाहता है, तो उसे सरकार के समक्ष एक घोषणा पत्र लाना होगा, घोषणा पत्र लाना होगा। वह घोषणा पत्र लाने से पहले 6 माह भारत में रहना होगा। 6 माह भारत में रहना होगा, भारत में रहना होगा। फिर उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत से चला गया है और उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा और वह दोबारा भारत की नागरिकता चाहता है, तो उसे भारत सरकार के समक्ष एक घोषणा पत्र लाना होगा और घोषणा पत्र लाने से पहले 6 माह तक भारत में रहना होगा और उसे फिर पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है
अनुच्छेद 8 कहता है कि अनुच्छेद 8 उन लोगों के नागरिकता के उपबंध के बारे में कहता है जो व्यक्ति पहले लागू होने के समय अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, संविधान लागू होने के समय भारत का निवासी नहीं है परंतु वे भारतीय मूल के नागरिक हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है 8 क्या कहता है? जो व्यक्ति संविधान लागू के समय भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, परंतु भारत का मूल निवासी है, मूल निवासी है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 10 में कहा गया कि संसद अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि भारतीय नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 10 में कहा कि भारतीय नागरिकता के संबंध में संसद जो भी कानून अनुच्छेद 11 के तहत बनाती है, अनुच्छेद 11 के तहत बनाती है, उसे मानना अनिवार्य है, उसे मानना अनिवार्य है। मानना अनिवार्य है, नहीं तो अनुच्छेद 10 के तहत उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति, संसद जो भी कानून बना रही है अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में, अगर उसे नहीं मानता है तो अनुच्छेद 10 के तहत उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 11 में कहा गया कि अनुच्छेद 11
अनुच्छेद 11 में कहा गया कि भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, कानून अनुच्छेद 11 में अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि भारतीय संसद को भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो आज की जो वीडियो थी आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।